हेलो, नमस्कार, वणक्कम। माय नेम इज टीएस सुधीर और आप देख रहे हैं स्टडी विद सुधीर, आपका अपना डिजिटल क्लासरूम। आज किस कहानी की चर्चा करने वाले हैं? आज जिस कहानी की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है, शीर्षक है थैंक यू मैम, यानी कि धन्यवाद मैम। ये लिखी गई है कहानी लैंगस्टन ह्यूज द्वारा, जो कि काफी प्रमुख अफ्रीकन अमेरिकन नॉवलिस्ट, राइटर और पोएट थे। ये कहानी आपकी प्रिज्म किताब में है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के पास ये वाली किताब होगी, जो कि आपकी 11th और 12th आईएससी छात्रों के लिए है, इंग्लिश लिटरेचर में। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का मूल ये है कि हमको दूसरों की तरफ थोड़ी सी दया दिखानी चाहिए। हम लोग एक तरह से अपनी जिंदगी में इतने मशरूफ हो जाते हैं और दूसरों की तरफ एक तरह से कटुता से बिहेव करते हैं, एक तरह से वी आर नॉट वेरी काइंड टू अदर्स। सो दया दिखाने की जरूरत है, और दया से मेरा मतलब सीआईडी का इंस्पेक्टर दया नहीं है। ओके, दया से मेरा मतलब है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सीधा जेल में ठूस दो, इसका मतलब ये नहीं कि उसको इमीडिएटली पनिश करो, बल्कि अगर आप उसको ये एहसास दिलाएं कि तुमसे कोई गलती हुई है, तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि उसमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस बात को समझेंगे और फिर से वो उसी गलती को फिर नहीं दोहराएंगे। तो एक तरह से रिफॉर्मेशन प्रोसेस, आप एक तरह से उसको एनकरेज करेंगे कि आप, अगर आप बोलें तुमसे गलती हुई, कोई बात नहीं, हम सभी से गलती होती है, लेकिन इस गलती को तुम फिर से नहीं दोहराना। ओके, तो इस बेसिक कहानी का बेसिक मूल ये है, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट, और इस फ्रेज का आप इस्तेमाल जरूर कीजिए, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं। अगर आप हमारे इंग्लिश लिटरेचर कोर्स के छात्र नहीं है स्टडी विद सुधीर ऐप पे, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट इज वन ऑफ आवर बेस्ट कोर्सेज, द मैकबेथ कोर्स एंड द प्रिज्म एंड रैप्सोडी कोर्स। तो कोई बात नहीं, आई विल कीप टेलिंग यू वर्ड्स जिसका कि आप इस्तेमाल अपने आंसर्स में जरूर कीजिए। और इसमें एक ऐसा फ्रेज है, द रिफॉर्मेटिव पावर ऑफ काइंडनेस। इस फ्रेज का इस्तेमाल आप अपने आंसर्स में जरूर कीजिए। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स दैट एंटायर थीम्स कौन कौन से हैं? द थीम ऑफ एम्पथी, द थीम ऑफ काइंडनेस यानी कि दया, ओके, द थीम ऑफ गिविंग a second chance. Okay, these are the main themes as far as this particular story is concerned. Then of course there's also the theme of trust, कि मैं तुम पर विश्वास करता हूं, कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने तुमको कहा, तुम उसी बात पर अड़े रहोगे, तुम मेरे, जो मैंने विश्वास तुम पर जताया है उस विश्वास को तुम नहीं तोड़ोगे। अगर तोड़ोगे तो मैं शायद कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा ये विश्वास है, मेरा मन टूट जाएगा कि तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा। ओके, सो दैट इज द एलिमेंट, एंड ऑफ कोर्स द लास्ट मेजर थीम इज द थीम ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो इन 5 वर्ड्स का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए, एम्पथी, सेकंड चांसेस, ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट एंड सेकंड चांस। ओके, प्रॉमिस यूज करोगे? ओके, शी वॉज ए लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स। तो कि एक एक लेडी का फिजिकल डिस्क्रिप्शन है कि वो थोड़ी सी स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड थी, और उसके कंधे पर एक बड़ा सा पर्स था जिसमें कि काफी सारी वस्तुएं थी, काफी सारी चीजें थी, लेकिन हथौड़ा नहीं था और कीले नहीं थी। तो एक तरह से ये एक इंडिकेशन है कि अगर हथौड़े और नेल से आपको किस तरह का इंडिकेशन मिलता है, कि स्लाइटली रफ काइंड ऑफ पर्सनालिटी। तो हमको बताया गया है कि हथौड़े और कीलों के अलावा बाकी सब कुछ उसके पास था। तो बेसिकली इट्स अ हिंट एट हर सॉफ्ट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। हालांकि उनके बेसिक पर्सनालिटी को देख के ऐसा लगता था कि शी वुड बी क्वाइट अ tough kind of person, and she is a tough person, but beyond the tough exterior is a very soft interior. Okay, so it had a long strap, the purse, and she carried it a long strung or around her, across her shoulder. 11 बजे बज गए थे, 11 o'clock in the night, and वो अकेली चल रही थी। So the moment there is an element of darkness, there is an element of isolation, कि वो अकेली थी, रात के 11 बजे थे, तो आपको इमीडिएटली अंदाजा हो जाएगा कि अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है। Okay, that she's vulnerable, she's not safe moving out alone at that point of time in the night. और तभी उस समय पर एक लड़का आता है और उस पर्स को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का ज्यादा कमजोर है, ज्यादा वो इतना बड़ा नहीं है, और वो पर्स के बोझ के तले
पर्स का जो वजन था ऑलरेडी हमें बताया गया है दैट इट इज अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट, लॉट ऑफ थिंग्स इन इट, और वो खुद का वेट इतना उसका नहीं रहता, उसकी वजह से वो गिर जाता है। ओके, एंड हिज लेग्स फ्लू अप, मतलब टांगे ऊपर हो जाती है, वो पूरी तरह से ही इज स्प्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड। तो ये औरत क्या करती है, उसको पकड़ती है, एक लात मारती है राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन सिटर। ओके, सिटर मींस इज अ स्लैंग टर्म फॉर द बैक साइड, इट्स एन अमेरिकन स्लैंग टर्म। एंड देन उसको पकड़ के उसके शर्ट के कॉलर से पकड़ लेती है, उसके हिज टीथ आर रैटलिंग व्हिच मींस ही इज अ लिटिल स्केयर्ड बिकॉज़ छोटा लड़का है, ओके, 14-15 साल का। उसके बाद शी सेज पिक अप माय पॉकेट बुक। नाउ पॉकेट बुक इज अ स्मॉल बैग in which ladies, American ladies would keep their keys and money. Okay, bag के अंदर there is that pocket book which is obviously fallen outside. Okay, and then she says, aren't you ashamed of yourself? कि तुमको शर्म नहीं आती इस तरह से मेरा पर्स रात के 11 बजे इस तरह से मेरा छीनने की कोशिश कर रहे हो? So he says, yes, I am ashamed. So she says, क्यों छीना? He says, मेरा इरादा नहीं था। He says, तुम झूठ बोल रहे हो। By that time 2-3 लोग देख रहे थे, कुछ लोग रुके देख रहे थे, कुछ लोग चलते चले गए वहां से, परवाह नहीं की। So she says, अगर मैं तुमको थोड़ा सा लूज छोड़ दूं तो तुम भागोगे क्या? The boy is honest. He says, yes, ma'am. Now, yes, apostrophe M. Now, it shows a slightly rough, not the very refined way of speaking English. तो उसकी अंग्रेजी में भी थोड़ा सा roughness है. He's not speaking proper English in that sense. Then I won't turn you loose. He says, मैं तुमको नहीं फिर छोड़ूंगी. So he says, I'm very sorry. I'm very sorry. He says, तुम्हारी शक्ल इतनी गंदी है, इतना गंद है तुम्हारे, तुमने अपने चेहरे को साफ भी नहीं किया है. I have a great mind to wash your face for you. कि मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लिए साफ कर दूं. Okay, घर पे कोई नहीं है जो तुमको बोलता है कि तुम अपने मुंह को साफ करो. He says no. He says, she says, then आज शाम को तुम्हारा चेहरा साफ होगा. Okay, and then she takes him home, dragging the frightened boy. So these are important words which kind of convey his what he's feeling at that point in time. Dragging matlab there is resistance, he doesn't want to, but he's also very afraid कि अभी उसके साथ क्या होगा, और ऐसा क्यों होगा वो भी पता चलेगा. He says he looked as if he were 14 or 15, frail and willow wild. Frail and willow wild essentially conveys a physically weak kind of personality. Physically weak, that is a phrase which has been used by Langston Hughes. In tennis shoes and blue jeans. So उसने ये पहना हुआ था. तो औरत बोलती है, you ought to be my son. तुमको मेरा बेटा होना चाहिए था. So what does this kind of convey? This conveys motherly instinct. ये जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको नोट कर लो अपने नोटबुक में. ओके, अपने नोटबुक में नोट कर लो ताकि आप इन सभी वर्ड्स का, फ्रेजेस का इस्तेमाल अपने आंसर्स में कर लो. ओके, otherwise if you're part of our course you will get all the notes and question and answers and MCQs and reasoning questions, everything. Spoon feeding. You ought to be my son. I would teach you right from wrong. मैं तुमको बताऊंगी कि क्या सही है और क्या गलत है. Least I can do right now is to wash your face. मैं एटलीस्ट इतना तो कर सकती हूँ कि तुम्हारा चेहरा मैं तुम्हारे लिए धो दूं. भूख लगी है? He says, no, I just want you to turn me loose. कि मेरे को तुम छोड़ दो. She says कि क्या मैंने तुमको कहा था कि तुम मेरे को आके मेरा बैग छीनो, कि मैंने तुमको किसी तरह की मुसीबत तुम्हारे तरफ की थी कि तुमने मेरे ऊपर आकर इस तरह से हमला बोला. She says no. He says but you put yourself in contact with me. तुम मेरे साथ आके भिड़े. ओके, और तुमको अगर लगता है, now look at this sentence, it's slightly use of the negative. If you think that that contact is not going to last a while, अगर तुमको लगता है कि ये contact हम दोनों के बीच में जो establish हुआ है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, तब ये तुम्हारी गलतफहमी है. You got another thing coming, दो coming means कि ये तुम्हारी गलतफहमी है. This is the way English is spoken. When I get through to you, you are going to remember कि तुमको याद रहेगा कि मिसेस लियोला बेट्स वॉशिंगटन जोन से पाला पड़ा था. तुमको भी पता चलेगा किससे पाला पड़ा था. धमकी देती है. हाँ, स्वेट पॉप्ड आउट, उसके पसीने छूट गए. ओके, और वो छटपटाने लगा. मिसेस जोन्स स्टॉप्ड. ओके, रुकी. मेरे को एक गाना याद आ रहा है, गाना गाऊं? किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाही, मीलों है खामोशी
बरसों है तन्हाई, मुझे भी फिर क्यों आग भराई, किसका रास्ता देखे. आई लव सिंगिंग सॉन्ग, सो प्लीज बेयर विद मी, अदरवाइज फॉरवर्ड कर दो, नो प्रॉब्लम. ओके, रूड कमेंट्स मत लिखना. when I was in school and college, at that time Indian Idols वगैरह नहीं थे, Indian Idol जैसे contest. So you actually went and performed live. So in Delhi where I grew up, तब contests होते थे. You know, you went from the third round to the second round to the first round and all that. So I remember taking part in a song competition of all Mukesh songs, then another one of Kishore Kumar songs. So मजा आता था, you know. So one used to go and take part and all that. College functions, I remember coming second once. Sweat popped out on the, so उसके पसीने छूट गए. Okay, और वो छटपटाने लगा. Mrs. Jones stopped, jerked him around in front of her, you know, उसको हटा, because पतला सा लड़का था and she was a large woman. Put a half Nelson about his neck. Now half Nelson is a term which is used in wrestling. Okay, इसका मतलब ये है कि दोनों हाथों को पीछे ऐसे पकड़ लो, पीछे पकड़ लो, और राइट पाम जो है नेक के पीछे बैक तरफ रखो. तो यू आर पुटिंग प्रेशर, यू आर नॉट अलाउइंग द पर्सन टू मूव एट ऑल. ओके, when she got to the door, she dragged the boy inside down a hall. तो अपने घर गई और एक large kitchenette furnished room. Now kitchenette furnished room का मतलब है a room or a area with a small kitchen. Okay, that is the meaning of a kitchenette. So it's a kitchenette, but it's a large kitchenette at the rear of the house, यानी कि घर के पीछे वाली तरफ में. ओके, switched on the light and left the door open. तो अभी उसने उसको छोड़ दिया है. The boy could hear other rumors, यानी कि उस घर पे बाकी लोग भी थे, उनकी आवाज उसको सुनाई पड़ रही थी, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा. तो उसको यह पता चल गया कि हम दोनों अकेले नहीं हैं. ओके, एंड द वुमन स्टिल हैड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ द रूम. अभी भी पकड़ के रखा था, उसको छोड़ा नहीं था. उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? ही सेज रॉजर. देन रॉजर, यू गो टू द सिंक एंड वॉश योर फेस. तुम सिंक की तरफ जाओ और अपना चेहरा वहां पर साफ करो. और उसने फाइनली उसको छोड़ दिया. रॉजर लुक्ड एट द डोर, देन ही लुक्ड एट द वुमन. तो उसका पहला इंस्टेंट क्या था? दरवाजे की तरफ देखना. फिर उसने औरत को देखा, फिर दरवाजे को देखा, एंड वेंट टू द सिंक. एंड वेंट टू द सिंक को आइटैल्स में, यहां पर आपने देखा, इसको आइटैलिक्स में लिखा है. तो आइटैलिक्स में लिखने का मतलब यह है कि शायद ही वांटेड टू कन्वे सम काइंड ऑफ मूवमेंट, कि अभी उसके पास मौका था भाग जाने का, लेकिन वो सिंक की तरफ गया, दरवाजे की तरफ नहीं गया. And then she says, let the water run until it gets warm. Here is a clean towel. Now, these are two important words out here. Both these words are not associated with Roger. कहने का मतलब यह है कि रॉजर की जो जिंदगी है, उसके घर में कोई नहीं है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है. तो एक तरह से उसकी जिंदगी में किसी भी तरह का वार्मथ नहीं है. इट्स अ वेरी कोल्ड लाइफ दैट ही लीड्स. देयर इज नोबडी टू शो हिम एनी काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन, राइट? सो देयर इज he is devoid of the warmth of human affection. और यहां पर हालांकि वो पानी की बात कर रही है, बट शी इज टॉकिंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दैट लिटिल बॉय, राइट? और उसको कहती है क्लीन टॉवल. कोई उसकी परवाह नहीं करता है, कोई उसको ये नहीं बताता है कि तुम्हारे चेहरे पर इतनी गंदगी है, राइट? उसको, तो शी इज फोकसिंग ऑन क्लीनलीनेस, शी इज फोकसिंग ऑन वार्मथ. These are two important aspects that you can talk about when you're talking about Mrs. Jones' personality. समझ में आ गया? He says, क्या तुम मेरे को जेल भेजोगी? So she says, but she doesn't answer him directly. She says, तुम्हारे इस चेहरे के साथ तुमको जेल क्या, मैं कहीं नहीं भेजूंगी, तुमको मैं कहीं नहीं ले जाऊंगी. So she says, मैं यहां पर घर आके कुछ खाने के लिए, you know, I am coming here to eat my food and all that, और तुम मेरा पॉकेट बुक छीनते हो. ओके, मुझे लगता है तुमने कुछ खाना खाया भी नहीं. So he says, मेरे घर पे कोई नहीं है. She says, okay, हम दोनों मिलकर खाएंगे. तुमको भूख लगी होगी, इसीलिए तुम मेरा पर्स चुरा रहे थे. So he says, no, मेरे को ब्लू स्यूड शूज खरीदने थे. नाउ स्यूड इज अ टाइप ऑफ सॉफ्ट लेदर, सॉफ्ट लेदर. ओके, उस तरह के शूज उसको खरीदने थे, और उसमें एक तरह का ब्रश्ड फिनिश रहता है. सो दिस आर शूज विच आर मेड ऑफ सॉफ्ट लेदर. सो शी सेज, ओ यू, तुम मेरा पॉकेट बुक इसलिए चुरा रहे थे ताकि उसमें से जो पैसे निकले उससे तुम शूज खरीदो, राइट? मुझसे पूछ लेते. ही सेज, हैं? सो ही सेज, and then she doesn't answer. Okay, there is a pause, and then he doesn't know what to do. दरवाजा अभी भी खुला है, right?
अगर चाहे तो वो टक से भाग करके, हॉल से भाग करके वो दरवाजे से बाहर निकल सकता है। ही कुड रन 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 रन। अगेन लास्ट रन आइटैलिक्स में लिखा है, अगेन टू कन्वे मूवमेंट। ओके, जो औरत थी वहां पर बेड पर बैठी थी। सो शी सेज, आई वर यंग once and I wanted things I could get, I could not get। कि जब मैं छोटी थी, जब मैं जवान थी, ओके, तब मुझे भी ऐसी चीजें चाहिए थी जो कि मुझे नहीं मिलती थी। और उसके बाद वो चुप हो गई। तो लड़का भी सोचता रहा, आगे क्या बताएंगी। सो शी सेज, ओ तुम ये सोच रहे हो कि मैं कहूंगी लेकिन मैंने किसी का पर्स नहीं चुराया। नो, मैं ये नहीं कहना चाहती। मैंने भी गलतियां की हैं। आई हैव डन थिंग्स टू। मुझसे भी गलतियां हुई हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी। कहने का मतलब यह है, और इसको जरा ध्यान से सुनो। कहने का मतलब यह है कि जो मिसिस जोन्स हैं वो कहती हैं कि मुझसे भी गलतियां हुई हैं, और शायद उनकी जिंदगी में उस समय पर किसी ने उनको एक दूसरा चांस दिया होगा, ये कहकर कि ये गलती की है, इस गलती को तुम फिर से रिपीट मत करो। और यही एक अच्छा टर्न शी वांट्स टू गिव टू दिस बॉय कॉल्ड रॉजर, राइट। सो शी सेज, मुझसे भी गलती हुई है और उन गलतियों के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुमको क्या, मैं भगवान को भी नहीं बताऊंगी अगर भगवान को नहीं मालूम होगा। एनीवे, तुम अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना डालती हूं, और तब तक तुम कंघी कर लो ताकि यू लुक ए लिटिल प्रेजेंटेबल। नाउ उस कमरे के पीछे एक गैस प्लेट था, आइस बॉक्स था, वो वहां पर गई। लड़का भाग सकता था। शी डिड नॉट वॉच द बॉय। उसने, औरत लड़के पर किसी तरह की नजर गड़ाए नहीं बैठी थी। ओके, सो टू सी वेदर वो अभी भागने वाला है या नहीं। वो पर्स को भी नहीं देख रही थी जिसको कि उन्होंने अपने बेड पर छोड़ रखा था। लेकिन अभी लड़के में जो बदलाव आया है उस बदलाव को देखिए। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। बदलाव क्या है? अगर आपको बदलाव पता चल रहा है तो कमेंट्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि बदलाव क्या है, और क्या लोगों को सेकंड चांस देने चाहिए या नहीं, राइट। बदलाव यह है कि हालांकि वो उस समय पर पर्स को छीन कर, निकाल कर, लेकर इमीडिएटली दरवाजे से बाहर निकल सकता था मकान से, लेकिन वो गया नहीं। ओके, वो पर्स के साथ भी नहीं बैठा, और वो ऐसी जगह पर बैठा वेयर ही थॉट शी कुड इजीली सी हिम। वो उसकी नजरों के सामने रहना चाहता था। क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमन नॉट टू ट्रस्ट हिम। ओके, डबल नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? ही ट्रस्टेड द वुमन टू ट्रस्ट हिम, कि वो जानता था कि ये औरत मेरे ऊपर विश्वास करेगी, और उस विश्वास को वो तोड़ना नहीं चाहता था। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, राइट। मेरा 2021 में एक स्टूडेंट था जो कि मेरा यहाँ पर ज्वाइन करके, ओके, वो अभी बड़ा यूट्यूबर है, यहाँ पर ज्वाइन किया, नोट्स को सब कॉपी किया, नोट्स को चुराया, एंड देन ही सोल्ड दोस नोट्स ऑन हिज टेलीग्राम ग्रुप, which is what I believe that was a breach of trust. Because if you think that some students are joining you, they would not do anything that will break your trust, which is why I always ask students, can I trust you? कैन आई ट्रस्ट यू कि मैं तुमको कुछ दे रहा हूं, तुम उसको 1000 लोगों में और बांटोगे नहीं, अगर मैं नहीं चाहता हूं कि वो बटे। अगर मैं कहता हूं कि बांटना चाहिए, मैं खुद ही बांटूंगा, राइट। सो इफ आई एम ट्रस्टिंग यू, योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू विद समथिंग। अगर आप उस विश्वास को तोड़ते हैं, या अपने स्कूल में अपने टीचर्स का विश्वास तोड़ते हैं, सो द नेक्स्ट टाइम द टीचर और योर पेरेंट्स विल थिंक, इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ये थोड़ा ढोंगी है, इस वी ट्रस्ट हिम बट ही ब्रेक्स द ट्रस्ट। सो द ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जिंदगी में कभी भी आप ऐसा कुछ ना करें जिससे कि दूसरे का जो विश्वास है आपके ऊपर, उस विश्वास को आप तोड़े। सो यू रिमेंबर, दिस इज अ लाइफ लेसन। दिस इज अ लाइफ लेसन इस कहानी का। तो इस लड़के में, रॉजर में बदलाव ये आया है कि वो अब ये नहीं चाहता है कि मिसिस जोन्स उस पर विश्वास ना करे, उसको ट्रस्ट ना करे। ऐसा नहीं, वो चाहता है कि वो उसको ट्रस्ट करे। डू यू नीड समथिंग टू गो टू द स्टोर? सो अब ये उसकी मदद करना चाहता है। सो रॉजर पूछता है कि शायद कुछ दूध या कुछ लाना हो। सो ही सेज, मुझे नहीं चाहिए, अनलेस यू वांट सम स्वीट मिल्क। मैं तुम्हारे लिए कोको बनाने वाली थी इस कैंड मिल्क के साथ। सो ही सेज, हाँ वो चलेगा मेरे लिए। सो शी हीटेड सम बीन्स एंड हैम दैट शी हैड इन द आइस बॉक्स, मेड द कोको एंड सेट द टेबल। शी डिड नॉट आस्क हिम। मिसेस जोन्स ने रॉजर से ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ रहते हो,
तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, कुछ नहीं, बिकॉज उसको लगता था कि अगर कुछ पूछेगी तो शायद उसको किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस होगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहती थी जिससे कि उसको शर्मिंदा होना पड़े, राइट। सो शी वांटेड टू मेक हिम व्हाट, कंफर्टेबल इनसाइड हर हाउस। तो उसने अपने बारे में बात करना शुरू किया कि मैं यहां पर काम करती हूँ, कहां पर, एक होटल ब्यूटी शॉप में काम करती हूँ, वहां पर किस तरह के लोग आते हैं, राइट, और किस तरह की औरतें आती हैं अपना ब्यूटी मेकअप करने के लिए, ब्लॉन्ड्स, रेड हेड्स, स्पेनिश। और उसने अपने केक में से काट के उसको केक भी दिया रॉजर को। एंड देन शी सेज, ईट सम मोर सन। पहले what had she said earlier, you ought to be my son, what I marked you, motherly instinct। अभी उसको वो बोलती है थोड़ा और खाओ बेटे, so she's calling him son, so the motherly instinct and the warmth। So please remember these words that I'm going on repeating so that you are able to remember to use it in your answers। When they were finished eating, she got up and said, अब ये $10 लो और अपने लिए ये ब्लू सूट शूज भी खरीद लो, और अगली बारी तुमको कुछ चाहिए तो किसी का पॉकेट बुक, मेरा या किसी और का पॉकेट बुक नहीं छीनना, क्योंकि उस तरह के पैसे से तुम शूज खरीदोगे तब वो शूज तुम्हारे पैरों को जला देंगे। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट, तुम कुछ गलती करोगे, कर्मा विल इंश्योर कि उसकी सजा तुमको इसी जन्म में इसी समय पर मिल जाएगी। तो उस तरह के पैसे से, चुराए हुए पैसे से तुम कुछ खरीदोगे तो तुम्हारा भी नुकसान होगा, तुम्हारा भी घाटा होगा, तुमको भी किसी तरह का, it will punish you in some way or the other। So she says, okay, I got to get my rest now, but I wish you would behave yourself। मैं उम्मीद करती हूं और मैं चाहती हूं कि तुम अपने आप अच्छा बर्ताव करो और अच्छी तरह से, कुछ गलत काम ना करो, सब सही काम करो यहां से, ओके। इसके बाद, and then she says, behave yourself again। So behave yourself again is an important last words mentioned by Mrs. Jones। And then she says, tata, he wants to say thank you ma'am, okay। लेकिन barren stoop मतलब बाहर सुनसान जगह थी। And then he looked back at the large woman, he barely managed to say thank you before she shut the door and he never saw her again। So ये title का significance क्या है? It conveys gratitude, it conveys a sense of thanksgiving, for whatever she had done him, because उस रात के कुछ पलों में, कुछ, he must have spent a few minutes inside her house, but he had, उसमें बदलाव क्या हुआ था? बड़ा बदलाव ये हुआ था that Roger had reformed, he had turned a new leaf, okay। उसमें बड़ा बदलाव आ गया था, and that is what is the significance of the title also, because it conveys gratitude, okay। उसके gratitude express करता है, it expresses understanding, appreciation, a feeling of happiness, okay। So that is a very powerful kind of theme। रात के समय पर पूरी स्टोरी को सेट किया गया है। रात का समय जनरली इट कन्वेज वल्नरेबिलिटी। आप देखें पूरा कॉन्ट्रास्ट, फर्स्ट पार्ट जहां पर चोरी होने वाली है, उस वहां पर एक तरह से वल्नरेबिलिटी है, बिकॉज इट्स आउट इन द ओपन एंड दिस लेडी इज आउटसाइड अलोन एट 11 o'clock in the night, right, there are too many people around। The house is on the contrary warm, okay, there is warm water, there is a clean towel, there is something to eat including a cake, right, there including beans, so he is kind of takes care of his hunger, so there is sense of coziness inside her house as opposed to the world outside which is seen to be as vulnerable। तो इन दो कॉन्ट्रास्ट को भी आप ध्यान में रखिए, बिकॉज इसके ऊपर भी लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में आई। प्लीज सब्सक्राइब टू स्टडी विद सुधीर अगर आपको इस तरह का कंटेंट और चाहिए इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।